हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। इससे संबंधित मौलिक विद्युत क्या होती है, विद्युत को कैसे काम में लेते हैं, विद्युत को अपन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, इसके बारे में अपने चर्चा की। इससे आगे अपन चलते हैं। जैसे अपन ने कहा कि विद्युत या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसका भाग होता है, क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की क्या परिभाषा होती है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। उसमें पदार्थ के अंदर जैसे अणु आ जाता है, परमाणु आ जाता है। इससे आगे अगर हम चलते हैं, तत्व आ जाते हैं, यौगिक आ जाते हैं, मिश्रण हो जाता है। इनके बारे में अपन इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका कोई निश्चित भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इनकी परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। पदार्थ की मुख्य रूप से अवस्थाएं 3 होती है, लेकिन वैसे 5 होती है, लेकिन मुख्य रूप से अवस्थाएं अपन कितनी होती है, 3। सबसे पहले अपन पदार्थ की परिभाषा लिखते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, या पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका कोई निश्चित भार होना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसका क्या होना चाहिए, निश्चित भार होना चाहिए। और जो स्थान घेरता, मतलब बड़ी वस्तु होगी तो ज्यादा स्थान घेरेगा, और छोटी वस्तु होगी तो कम स्थान घेरेगी, लेकिन स्थान तो घेरना चाहिए। तो इस परिधि के अंदर कोई आता है कि उसका भार भी है वस्तु का, और वो स्थान भी घेरती, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, पदार्थ। पदार्थ में आप लिखो, जिसका कोई निश्चित भार होता है, और वह स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। इससे आगे अपन पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की मुख्य रूप से तो 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन वैसे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, 5। सबसे पहली अवस्था है ठोस। 1 नंबर अपन लिखते हैं ठोस अवस्था है, पीछे ठोस। तो ठोस अवस्था क्या होती है, अपन कैसे समझते हैं कि ये पदार्थ की ठोस अवस्था है, जिसका निश्चित भार होता है, आयतन होता है। क्या होता है ठोस अवस्था में, जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है, वह ठोस कहलाता है। ठोस पदार्थ अपन किसको बोलेंगे, जिसका निश्चित भार होगा, आकार होगा, आयतन होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठोस। यदि अपन उदाहरण के तौर पे पढ़ते हैं, तो उदाहरण के तौर पे जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, पत्थर है, ये सभी किस में आते हैं, ठोस अवस्था में। इसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। भार क्या होगा, निश्चित होगा। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है। ठोस अवस्था, जिसका निश्चित भार, आकार व आयतन होता है। जिसका निश्चित भार, आकार व आयतन होता है, वो पदार्थ कौन सा होता है, ठोस पदार्थ होता है। उसके बाद में दूसरा 2 नंबर है अपना द्रव।
2 नंबर है द्रव। इसका क्या होगा, निश्चित भार तो होगा, आयतन भी होगा, लेकिन द्रव का क्या नहीं होगा, आकार नहीं होगा। जिसका निश्चित भार एवं आयतन होता है परंतु आकार नहीं होता है। जिस पात्र में अपन उसको द्रव को जिस पात्र में डालेंगे उसी का क्या कर लेगा, आकार ग्रहण कर लेता, तो उसको क्या कहते हैं अपन, द्रव। उदाहरण के तौर पे आप समझो कोई भी द्रव पदार्थ है, जैसे जल है, पारा है, गंधक का अम्ल है, ये किस में आ जाते हैं, द्रव। तो द्रव में आप क्या लिखोगे, द्रव की यदि परिभाषा लिखना चाहे तो जिसका निश्चित भार व आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ये हो गई द्रव की। अब तीसरा अपना है गैस। गैस में क्या होगा, तीसरा अपना है गैस। तीसरी कौन सी अवस्था है, गैस। गैस का क्या होगा, इसका भार तो होता है, गैस का क्या होगा, भार तो होगा, लेकिन आकार और आयतन क्या होगा, इसका निश्चित नहीं होता है। अपन जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेगा। इसका क्या होता है, भार निश्चित होता है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, भार निश्चित होता है परंतु आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये पदार्थ की तीनों अवस्था। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अणु। अणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है। अणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, विद्यमान हो और स्वतंत्र अवस्था में वो विद्यमान रह सकें, उसे अपन क्या बोलते हैं, अणु। अणु अणु की परिभाषा क्या है कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण। अगला अपना है अणु। अणु अणु की परिभाषा, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, कोई भी पदार्थ हो उसका वह छोटा से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण चाहे भौतिक और रासायनिक विद्यमान होते हैं और वो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, अणु बोलते हैं। ठीक है, इसके अगले आड़ वाला है परमाणु। रुके कटे दिए तो अणु किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण
विद्यमान हो और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकें। अणु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ पढ़ा। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से काम आती है, वो अपने पढ़ी। इसके बाद में अणु। अणु पदार्थ का छोटा भाग है अणु। अणु से भी छोटा है परमाणु। अब अपन पढ़ते हैं परमाणु। क्या पढ़ते हैं? परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग तो ले सकता है अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक भी किया जा सकता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? परमाणु। कि छोटा कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकते। मतलब परमाणु है जो अपना अलग 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 अवस्था में, मतलब एक अलग परमाणु है जो विद्यमान रह सकता है। अणु जैसे अलग ही रह सकता है, वैसे परमाणु नहीं रह सकता। तो उसे क्या, उसकी ये परिभाषा है परमाणु की। तो परमाणु परमाणु पदार्थ का इसमें सभी परिभाषाएं हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। पदार्थ का वह छोटा, पदार्थ का वह छोटा से, ऐसे लिख लो, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग तो ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान, परंतु स्वतंत्र अवस्था के अंदर विद्यमान, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे परमाणु कहते हैं। ये होगी अपनी परमाणु की परिभाषा। तो परमाणु किसे कहते हैं? कि पदार्थ का अणु से क्या छोटा क्या होता है? परमाणु। अणु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी ले सकता है और वो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित भी रह सकता है। लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर भाग तो ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था के अंदर उपस्थित नहीं रह सकता। परमाणु के बाद अगला है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ। तत्व की परिभाषा, तत्व एक ही प्रकार के
परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व की परिभाषा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते, जैसे लोहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है आदि। जैसे उसमें जैसे लोहा है तो उसमें सारे परमाणु किसके होने चाहिए? लोहा के होने चाहिए। कार्बन है तो उसमें सारे परमाणु किसके होने चाहिए? कार्बन के होने चाहिए। और हाइड्रोजन है तो उसमें सारे परमाणु किसके होने चाहिए? हाइड्रोजन के होने चाहिए। ये उदाहरण लिखना चाहो तो इसमें उदाहरण लोहा, कार्बन, कुछ भी लिख सकते हो। लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सभी के परमाणु जो एक ही प्रकार के परमाणु तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तत्व। तत्व के बाद अगला है अपना यौगिक। तत्व के बाद अगला अपना क्या है? यौगिक। तत्व के बाद यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के, एक प्रकार के तत्व किसे बोलते हैं? कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तत्व। उसके बाद आता है यौगिक। यौगिक है जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के, दो या दो से अधिक, एक जैसे कार्बन का हो गया, एक जैसे हाइड्रोजन का हो गया, ये दोनों ले लिए, तो उसके जो रासायनिक संयोग जिससे पदार्थ बनता है उसके क्या बोलते हैं अपन? यौगिक बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक सहयोग से बने पदार्थ यौगिक किसे बोलते हैं अपन? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं, अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग, परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। उदाहरण लिखना चाहो तो नौसादार जल है, जल, नौसादार, ये किसके उदाहरण हो गए? अपने यौगिक के हो गए। नमक हो गया, ये सब यौगिक के उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद है अपना, इसके बाद अपना है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। यौगिक के बाद अगला अपना टॉपिक पॉइंट है जो परिभाषा है इसमें सब मिश्रण, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, मिश्रण किसे बोलते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ है उसको एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अपन को क्या लेना है? पदार्थ लेना है। यौगिक में क्या लिए थे? दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक सहयोग किया था। तो इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर
देने पर मिला देने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता। मिला देने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण। बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण। आराम से देख लो, इसमें कोई समस्या नहीं। अब पहले नहीं दिख रहा था। अब अपन पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। अब अपने पढ़ा कि सबसे पहले पदार्थ था, पदार्थ का छोटा भाग परमाणु, परमाणु को छोटा भाग अणु, उसके बाद में अपन तत्व यौगिक पढ़ा। अब परमाणु की संरचना। परमाणु भी है जो प्रकृति का एक विभाज्य कण है, सूक्ष्म कण नहीं। परमाणु भी क्या है? विभाज्य कण है। ये सब अपन पढ़ रहे हैं विद्युत के लिए, ठीक है। तो उस विद्युत के अपन देखो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत कहते हैं। तो इसमें अब आएगा परमाणु की संरचना। परमाणु का भाग है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु का भाग है। अपन अब पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। परमाणु एक छोटा भाग है। परमाणु विभाज्य है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सिस्टम है अपने सौरमंडल के समान है। सौरमंडल में जैसे सूर्य बीच में रहता है, उसके चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार इस परमाणु में भी एक नाभिक होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है जो इनकी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन, ये जो परमाणु की संरचना है वो सेम है सौरमंडल की संरचना के बराबर। इसमें मैं आपको बताता हूं। ये जैसे क्या है? परमाणु का नाभिक है। परमाणु का नाभिक है वो संघन भाग होता है, मतलब कठोर भाग होता है, और उसके चारों ओर क्या होता है? रिक्त भाग। ये रिक्त भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ अपनी कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है। तो परमाणु की संरचना के अंदर ये 3 कण है, 3 कणों से मिलकर बना होता है परमाणु, और इसका जो संघन भाग है ये कहलाता है नाभिक। संघन भाग है ये कहलाता है नाभिक। यह आराम से अपन को दिखेगा। अब संघन भाग क्या कहलाता है? नाभिक। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और नाभिक। नाभिक किसे कहते हैं? प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पर आपने कहा कि आवेश होता है पॉजिटिव, तो आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसकी खोज किसने की? ये कैसे चले? इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना है नाभिक। तो नाभिक किसे कहते हैं अपन? तो नाभिक किसे कहते हैं? परमाणु का संघन भाग या केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक। परमाणु का संघन भाग या केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक। नाभिक। परमाणु का संघन भाग केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। और इसके जो बाकी वाला भाग है इसमें क्या है? रिक्त स्थान है। ये संघन भाग है, ये कठोर भाग है, और बाकी वाला स्थान जो भी है खाली है, और खाली स्थान के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिखते हैं एक नंबर आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज
खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। आवेश आवेश 1.6 आगे माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सी का मतलब होता है कूलाम। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और इसको किलोग्राम में बदलने देखो 10 की पावर 3 का भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा 31 kg। इसके बाद अपना आगे चलते हैं, अपना है प्रोटॉन। प्रोटॉन शॉर्टकट लिखते हैं, खोज गोल्डस्टीन ने। खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इस पर आवेश है जो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम प्लस होता है। ठीक है। इसका द्रव्यमान है जो 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और इसको यदि अपन किलोग्राम में बदलना चाहें तो 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 7 1.67 यहाँ पे लिख लो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस ये 24 ग्राम है। इसको यदि किलोग्राम बदलेंगे तो 27 kg। ये -3 घाते कैसे बढ़ी, इसके अंदर 10 की पावर ग्राम को किलोग्राम बदलने तो क्या करते हैं 10 का 1000 का भाग लगाते हैं, तो 1000 का भाग देंगे तो 10 की पावर 3 और बढ़ जाएगी, 3 पावर इसमें और जुड़ गई तो ये हो गया 27। इससे अगले वाला अपना है इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और अब बचा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है जो क्या होता है आवेश रहित होता है। अगले वाला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आवेश रहित होता है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन। इसकी खोज वगैरह किसने की, अब लिखते हैं अपन। न्यूट्रॉन खोज, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। और इस पर आवेश का मान होता नहीं, ये क्या होता है आवेश रहित होता है। और इसका द्रव्यमान होता है जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 इसमें और जुड़ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार आगे अपन पढ़ते हैं परमाणु संरचना का नियम। अब ये तो हो गई परमाणु की संरचना हो गई, लेकिन परमाणु संरचना का नियम उसमें अपन इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। प्रत्येक परमाणु होता है जब वो सामान्य अवस्था में रहता है तब तक क्या होता है वो आवेश रहित होता है, विद्युतीय रूप से क्या होता है आवेश रहित, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं दोनों बराबर। इन दोनों पर एक पर नेगेटिव आवेश होता है और दूसरी पर क्या होता है पॉजिटिव आवेश, तो वो दोनों समान रूप से विद्युतीय रूप से क्या हो जाते हैं आवेश रहित। अब इसमें अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब अपने बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, प्रथम कक्षा में क्या भरेंगे, दूसरी कक्षा में क्या भरेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की जो कक्षाओं को वैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार से नाम दिया है। इनकी कक्षाओं का नाम है कक्षा। कक्षाओं को अपन के, एल, एम, एन, पी,
क्यू अक्षरों से, KLMNPQ अक्षरों से ऐसे आगे, जैसे कोई बड़ा परमाणु क्रमांक वाला तत्व है तो उसमें कक्षाओं की संख्या ज्यादा होगी और कोई छोटा है तो कक्षाओं की संख्या कम होगी। और इसके अंदर जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, जो प्रथम 4 कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, वो एक सूत्र है, उस सूत्र है वो 2n²। इस नियम के द्वारा भरते हैं और ये नियम है 2n²। n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हुआ कक्षाओं की संख्या। n मतलब कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो होगी कक्षाओं की संख्या। अब जैसे 2n² अपन ने ले लिया, 2n², यहां पे ले लिया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 दूणे 18, तो इसमें जैसे हो गया 18। ऐसे प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो इस नियम से भरने हैं, ठीक है। इसके बाद में अंतिम कक्षा में या तो 18 हो गए या उससे पहले वाली में 18, अंतिम कक्षा में 8 और उससे पहले वाली में 18, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद में अपन ये कक्षाओं का भरने का क्रम हो गया और ये इस नियम से भरते हैं 4 कक्षाओं में, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब तत्वों का परमाणु क्रमांक अपन कैसे कहेंगे? ये तत्व इतना नंबर पे आता है, ये इतना नंबर पे आता है, इसको अपन कैसे परिभाषित करेंगे? इसको परिभाषित करने के लिए अपन उसको परमाणु क्रमांक या परमाणु एटॉमिक नंबर देते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन की संख्या, जो तत्व होता है उसके एक परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही होते हैं, आवेश रहित तब तो होता है, आवेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, उसके हिसाब से। तो परमाणु क्रमांक को अपन कैसे परिभाषित करेंगे? परमाणु क्रमांक तत्व के एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या हो गया? तत्व के एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अब आता है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? उसके नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार में क्या आएगा? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार। परमाणु भार में आप सीधा लिख लो इसमें, परमाणु भार न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या। अब इसमें परिभाषित लेकिन सब सेम परिभाषा होगी, लेकिन आपको सीधा याद रह जाएगा परमाणु भार कैसे कहते हैं। तो कि तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती? उस तत्व का परमाणु भार कहलाती। इसके बाद में आगे आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में, कोई भी तत्व होता है वो परमाणु है, उसकी अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ संयोजी बंध स्थापित करते हैं और इन्हीं के कारण तत्वों की आपसी रासायनिक क्रिया से
यौगिक बनती है। अंतिम कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पड़ोसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पास के जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ संयोजी बंध स्थापित करते हैं। इसी के कारण तत्व रासायनिक क्रिया के द्वारा बंध बनाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आप कैसे बोलोगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को आप कैसे समझोगे? किसी तत्व के परमाणु की, कोई भी तत्व है उसके परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने आज यहां तक पढ़ा। अब उसके बाद में आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक दो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें दूसरे परमाणु द्वारा आरोपित थोड़े से आकर्षण बल द्वारा ही धातु के परमाणु से विस्थापित किया जा सकता है। इस कारण ये अपनी नाभिक से दूर होने के कारण इनमें नाभिक के प्रति आकर्षण का मान बहुत कम रह जाता है। इस प्रकार के ये इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त अवस्था में रहते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रत्येक परमाणु के अंदर केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी नाभिक से क्या होती है? दूरी होती है जो बहुत ही ज्यादा होती है। तो उसको उसके पास के परमाणु द्वारा थोड़े से बल के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब अपने साथ ले लिया जाता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफी है और इसके बाद अगले वीडियो अंदर में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।